नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल पॉलिटी टॉक्स में। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, मुझे पता है कि आप लोग मेरा सेशन इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के देरी की वजह से रीज़न इसका था कि मेरा जो ये जिस पर मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गए थे, जिसकी वजह से ऐसी समस्याएं हो गई थी। लेकिन कोशिश करूँगा आपसे डेली रेगुलर क्लासेस मिलते रहे आपको। हाँ साथियों, दरअसल जानते हैं ना, आप जब कुछ बढ़िया करने की कोशिश करते हो ना, तो उस समय आपके पास तमाम परेशानी आने लगती हैं। बहरहाल परेशानियों का आना ये अच्छी बात है, ये हमें मोटिवेट करता है आगे कुछ बेहतर करने के लिए। बहरहाल चलिए आज अपना सेशन देखते हैं, क्या कुछ है खास आपके लिए आज। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम लोग देख रहे थे जो भी अभी अभी तक यूपी जीआईसी और एलटी टीजीटी माफ़ करिएगा, इसमें अभी तक हमने ये पीजीटी और जीआईसी की परीक्षाओं में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से, उनका हम संकलन करते हुए देख रहे हैं कैसे प्रश्नों को टैकल करना है। और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख कर ही अपने सिलेबस को पढ़ते हैं। ठीक ना? कभी भी आप पढ़ाई स्टार्ट करो या फिर आपको एमसीक्यूज लगाना है या पीवाईक्यूज ज़रूर देखना चाहिए। उससे क्या होता है कि पता चलता है कि प्रश्नों की गहराई कहाँ तक आती है, यानी प्रश्न कितना गहरा पूछा जा सकता है और प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है और हमें किस किस तरीके से पढ़ाई करना है और कितना गहनता के साथ पढ़ना है। ठीक ना? ऊपर ऊपर से पढ़ना है, नॉर्मली पढ़ना है, इससे हमें ये पता चल जाता है। बहरहाल चलो ठीक है, तो हम लोग पिछली क्लास में कितना क्वेश्चन देख लिए थे? लगभग हम लोगों ने 18 क्वेश्चन कर लिए होते। ठीक है, तो आज अगला देखते हैं, 19वां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है पहला? अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है। अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? दास कैपिटल में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में, पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी। साथियों, जैसे आपको इसका आंसर पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी पता चल जाएगा। इसका आंसर क्या है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। देखो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हम लोग पिछली क्लास में बात कर लिए होते। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो यह पब्लिश हुई पुस्तक कब पब्लिक हुई थी? 1848 में। अच्छा, हमने पिछली क्लास में ही देखा था कि 1848 में एक और पुस्तक इसके साथ रिलीज हुई थी। इसके साथ मतलब 1848 में ही, इसी वर्ष में, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी पुस्तक थी ये? किसी को याद है क्या? अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से याद रखें आप लोग। देखिए ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसलिए आपको याद रखना ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 1848 में, इस वर्ष में, देखो इस तरीके से पढ़ाई करिए आप कि ताकि क्या हो, आपको कंपरेटिव, आपको इस तरीके से पढ़ें ताकि क्या हो, आपका कंपरेटिव स्टडी हो सके। ठीक ना? तो 1848 में दो पुस्तकें रिलीज होती हैं, एक तो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और दूसरी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तो आपको पता है किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी यह किसकी है? यह जीएस मिल की है। याद आया? हमने पिछली क्लास में बात किया था, रिप्रेजेंटेटिव ऑन गवर्नमेंट, ये सब का है, ये सब जेएस मिल की है। ठीक ना? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये भी जेएस मिल की है। ठीक ना? तो हम बात करते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। देखो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये लाइन दे रखा है कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, अब बारी है इसको बदलने की। देखो कुछ पॉइंट्स और भी बता दे रहा हूँ, इसके साथ साथ आप लोग याद रखेंगे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से ये कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक ये भी पूछता है कि कामगारों का कोई देश नहीं होता, मज़दूरों का कोई देश नहीं होता, यानी मज़दूरों का कोई देश नहीं होता। अगर आपसे अगली बार ये पूछ ले मज़दूरों का कोई देश नहीं होता, यह किस पुस्तक से लिया गया है, यह किस पुस्तक से लिया गया है, तो आप क्या कहेंगे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से। ठीक ना? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये बात कही गई है, मज़दूरों का कोई देश नहीं होता और समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये भी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की ही लाइन है। ठीक ना? अब हम बात करेंगे आगे, और कुछ भी पूछा गया है क्या इसमें? हाँ, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में एक और भी बात कही गई है जिसको कहते हैं अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास, ये तो हो ही गया है। इसके साथ साथ राज्य पूंजीपतियों की समिति है, राज्य पूंजीपतियों की समिति है, राज्य पूंजीपतियों की समिति है। हो सकता है साथियों आपको दिखाई देने में
कुछ कठिनाइयाँ हो रही होंगी, लेकिन आप मेरी बातों को सुन भी तो रहे होंगे ना, तो इसलिए आप जो सुन रहे हैं उसको लिख भी सकते हैं। बहरहाल इतना भी ये गंदा नहीं लिखा जा रहा है कि आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक ना। राज्य पूंजीपतियों की समिति है, ये किसने कहा है? ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। कहाँ पर? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, ठीक ना। कहीं कहीं पर ये राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारी समिति भी दे देगा, तो आप उससे घबराइएगा नहीं, वही चीज़ें सेम है। राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारी समिति है, राज्य पूंजीपतियों की समिति है, ये बात वही होती है, ठीक ना। अगली बात क्या है? दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये भी किस पुस्तक में लिखा गया है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ही लिखा गया है, ठीक ना। अच्छा, ये देखा जाए तो दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह कार्ल मार्क्स ने किससे लिया है? तो याद रखिएगा, ये पूछा गया है सवाल, ये कार्ल सैपर से लिया है, कार्ल सैपर से। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। बहरहाल हालांकि कार्ल मार्क्स ने सब कुछ दूसरे से ही लिया है, कुछ भी इसका अपना विचार नहीं है। इसने सभी के विचारों को मिलाकर एक अपना खुद का विचार बना लिया, ठीक ना। सभी से इसने ये लिया ही है कुछ ना कुछ। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है, पाने को पूरा जहान है। मतलब इसका ये है, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को केवल बेड़ियां मात्र हैं और बाकी पाने को पूरा जहान है, ठीक ना, या पूरा संसार है। ये किससे लिया है? कार्ल सैपर से ये प्रेरित होकर इसने लिया है। कार्ल सैपर की ये है, देखा जाए तो रचना, माफ़ करिएगा, ये लाइन, ठीक ना। तो इसको हम हटाते हैं, इरेज कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। साथियों, आप लोगों को मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ें आपको दिक्कत हो रही होंगी। सर ब्लैंक पेपर पे या फिर सर A4 साइज़ पेपर पे क्यों ले रहे हो आप? क्योंकि आपको पास जगह नहीं, देखो इतना टाइपिंग का समस्या है ना, दिक्कत हो जाएगा हमें। अभी उतना अपने पास व्यवस्था नहीं है कि टाइपिंग करा पाऊँ या कर पाऊँ, आप एडजस्ट करिएगा, ठीक ना। तो हमने बात क्या किया कि सर इसका आंसर तो ये हो गया, ठीक है सर। और बाकी के क्वेश्चंस, बाकी के ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? देखो, दास कैपिटल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो दास कैपिटल ये रचना है, यह तीन भाग में आई थी ये, जिसमें एक 1867 में, और एक आई थी 1885 में, और एक 1894 में, ठीक ना। हमें क्या याद रखना है कि जो दास कैपिटल है यह 3 भाग में पब्लिश होती है, 1867 में, 1885 में, 1894 में, ठीक ना। देखो, सवाल इससे ऐसे पूछा हुआ है कि दास कैपिटल जो ये रचना है, यह मार्क्स के जीवित रहते हुए केवल पहला भाग प्रकाशित था, यानी 1867 में जो पहला भाग प्रकाशित था ये प्रकाशित था। लेकिन कार्ल मार्क्स के मरने के बाद ये दोनों भाग क्या हुए? प्रकाशित होते हैं। कौन करता है अच्छा मरने के बाद? तो इसका दोस्त फ्रेडरिक एंजल्स करता है, ये फ्रेडरिक एंजल्स करता है ये, ठीक ना, याद रखना है आपको। और एक दास कैपिटल को ही क्या कहा जाता है? साम्यवादियों की बाइबिल कही जाती है, साम्यवादियों की बाइबिल, साम्यवादियों की बाइबिल, साम्यवादियों की बाइबिल। देखो, ये पूछा जाएगा अगली बार आपसे कि साम्यवादियों की बाइबिल कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक को कहा जाता है। ऑप्शन यही चारों रख देंगे, या हो सकता है बदल दें आपसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या होना, इसका आंसर क्या होगा? दास कैपिटल, ठीक ना। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक? हमने ये देखा कि जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ये 1848 में आई। 1848 में एक पुस्तक और आई थी, पॉलिटिकल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, किसकी थी? वो J.S. मिल की थी, ठीक ना। हमने दूसरी बात क्या देखा कि सर दास कैपिटल को क्या कहा जाता है? साम्यवादियों की बाइबल कही जाती है। यह 3 भाग में प्रकाशित होती है, किसमें? एक 1867 में, दूसरा 1885 में, तीसरा 1894 में। कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद यह 2 भाग प्रकाशित होता है। कौन करता है? तो उसका दोस्त फ्रेडरिक एंजल्स। ये दोनों भाग कब आए थे? 1885 से 1885 में, एक 1894 में, ठीक ना। तो याद रहना आपको ज़रूरी है ये। और लगे हैं तो हम कुछ और भी बात कर लेते हैं। दरअसल देखो, अभी हम बार बार यही कहते हैं आप लोगों से, हो सकता है आपको लगे कि सर एक क्वेश्चन में आप ज़्यादा समय ले ले रहे हो, लेकिन हम एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको इतना सारा इसी में क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, ठीक ना। तो हम बात कर लेते हैं कि कार्ल मार्क्स और एंजल्स की दोनों के सहलेखक में के रूप में पुस्तकें जो पब्लिश हुई थी, यानी सहलेखक के रूप में। देखो, ऐसे पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा सहलेख में लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी हैं, यानी दोनों एक साथ लिखे थे, वो पुस्तक कौन कौन सी है?
जिसमें है द होली फैमिली, दी होली फैमिली, दी होली फैमिली। ये 1845 में आई थी, 1845 में आई थी। ये दोनों कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स दोनों लोग मिलकर लिखे थे ये, ठीक ना। एक है द जर्मन आइडियोलॉजी, द जर्मन आइडियोलॉजी, द जर्मन आइडियोलॉजी, द जर्मन आइडियोलॉजी। ये 1848, माफ़ करिएगा, ये भी 1845 में ही आई थी। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कब आई थी? 1848 में आई थी, ठीक ना। तो याद क्या रखना है आपको, कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने, कार्ल मार्क्स और एंजल्स के सहलेख में, यानी दोनों द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं ये, ठीक ना। द होली फैमिली, द जर्मन आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी दोनों लोगों ने मिलकर ये लिखा है, ठीक ना। गुड, आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, आपसे पूछा जाए, ये बताओ, सर्वहारा को पूंजीवाद का कब्रिस्तान किसने कहा है? सर्वहारा को, सर्वहारा को पूंजीवाद का कब्रिस्तान, पूंजीवाद का कब्रिस्तान, कब्रिस्तान किसने कहा है? सर्वहारा को पूंजीवाद का कब्रिस्तान किसने कहा है? तो आप क्या कहेंगे? ये कार्ल मार्क्स ने ही कहा है, ठीक ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और बाकी के ऑप्शंस में क्या करना है ये तो आपको पता ही होगा कि स्टेट एंड रिवॉल्यूशन किसकी पुस्तक है? ये लेनिन की है, ये लेनिन की है। कब आई थी? 1917 में पब्लिश हुई थी, ठीक ना। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात कर लिया हुआ था, ये कब आई थी? 1847 में। यह किसके अगेंस्ट में लिखी गई थी? ये फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी, प्रूधो की, फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी, फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी प्रूधो के जवाब में लिखी गई थी ये, जो कि 1846 में आई थी, ठीक ना। ये किसकी है? प्रूधो की, प्रूधो, प्रूधो, आप ऐसे हिंदी में ही लिख लीजिएगा, प्रूधो, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है, राज्य केवल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी, राज्य में संपूर्ण समुदायों का प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। मार्क्सवादियों के अनुसार क्या है? आपको पता होना चाहिए कि मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है, राज्य, राज्य एक कार्यकारी समिति है, राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारी समिति है, राज्य एक शोषण का यंत्र है, ठीक ना। अगर ऐसे कुछ आएंगे तो आपको ये याद रखना होगा। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य क्या है? वर्गीय संरचना। वर्गीय संरचना मतलब क्या समझ रहे हो? राज्य यानी राज्य में दो वर्ग हैं, राज्य में दो वर्ग हैं, एक तो सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग, सर्वहारा वर्ग, और दूसरा क्या हो जाएगा? बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ, बुर्जुआ वर्ग, जो कि एक इसका प्रतिनिधित्व करता है, ये पूंजीवादी है, ये पूंजीवादी हैं। ये कौन है? ये समाज में वे लोग जो इसे मजदूरों, मजदूर, दबे कुचले वर्ग, मजदूरों का है ये, ठीक ना। मजदूर वर्ग को कहा जाता है जिनके पास कुछ नहीं था, केवल श्रम ही इनकी पूंजी है। इनके पास इनकी पूंजी के रूप में क्या है? केवल इनका श्रम है, ठीक ना। बुर्जुआ यानी वो पूंजीपतियों को कहा जाता है बुर्जुआ वर्ग, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि राज्य क्या है? राज्य एक वर्गीय संस्था है, राज्य में दो, यानी एक सर्वहारा वर्ग है और एक बुर्जुआ वर्ग है, ठीक ना। वर्गीय संरचना है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 21वां क्वेश्चन, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीति विचारक के रूप में माना जाता है? किसे पहले स्वप्नलोकी, पहले स्वप्नलोकी, याद रखिएगा। हो सकता है आप पहले ना पढ़ें तो स्वप्नलोकी देखने लगे, तो आपको याद होना चाहिए कि स्वप्नलोकी के संबंध में। अच्छा ये बताओ, कहीं आपके दिमाग में ये तो नहीं ढूंढने पड़ रहा है कि सर इसका आंसर सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरियर, कहीं ऑप्शन अगर आप ये दिमाग ढूंढ रहे हैं तो फिर ये भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि हो सकता है आपको ये ना दिखाई दिया हो, तो आप डायरेक्ट ढूंढने लगो क्या कि सर सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरियर और लुई ब्लांक जैसे। क्योंकि मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने अपने से पहले जो समाजवादी थे उनको क्या कहा है? स्वप्नलोकी समाजवादी कहा है। तो ऐसे में हो सकता है आप ये ढूंढने लगे, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? पहले, पहले की बात कर रहे हैं तो पहला स्वप्नलोकी यानी पहला काल्पनिक या पहला आदर्शवादी, तो ये कौन था? प्लेटो था। यानी स्वप्नलोकी मतलब जो केवल विचारों में हो, केवल विचारों में हो और वास्तव में नहीं हो, जिसका कोई वास्तविकता यथार्थ ना हो, केवल क्या हो? विचारों में हो, ठीक ना। यही कहना चाह रहा है ये प्लेटो। प्लेटो को आपको ने पता है क्या? दार्शनिक राजा, उसका जो आदर्श राज्य है यह केवल विचारों में था, यह केवल प्रत्यय था, प्रत्ययवाद था, ठीक ना। यह यथार्थता में नहीं हो पाया था सिद्ध, ठीक ना।
अगला क्वेश्चन क्या है? और आपको पता है जॉन लॉक के बारे में सीमित अधिकार का समर्थन, सीमित मत सॉरी ये क्या कहते हैं, उदारवाद का जनक कहा जाता है। और जी.एस. मिल के बारे में आपको पता है, इसने भारित मतदान जैसे शब्दावली का प्रयोग किया था। बहुल मतदान यानी ये कहता था खुले मतदान का समर्थन, यानी खुला मताधिकार होना चाहिए, ठीक ना। और इसने क्या कहा था, शिक्षितों को मत देने का अधिकार है, बाकी अनपढ़ों को तो मत देना ही नहीं चाहिए, उनको मत देने से वंचित कर देना चाहिए था। कौन कहता था? ये जी.एस. मिल कहता था, ठीक ना। चलो आगे बात करेंगे अगर आएगा तो कभी। अब बात करते हैं 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नागरिकता की अवधारणा से किसने गुलामों को बाहर रखा? नागरिकता की अवधारणा से किसने गुलामों को बाहर रखा? ये बढ़िया सवाल है, तो बताओ किसने रखा है। तो बहुत आसान सा भी है कि प्लेटो ने, हॉब्स ने, अरस्तू ने या फिर ऑस्टिन ने। तो इसका आंसर सही क्या होगा? सही आंसर क्या होगा आपको पता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अरस्तू, ठीक ना। अच्छा देखो, ध्यान से याद रखिएगा, अरस्तू ने नागरिकता किसको किसको नहीं दी है? क्या केवल गुलामों को ही? माफ़ करिएगा, नागरिकता, अरस्तू ने नागरिकता से किसके किसको वंचित किया है? तो याद रखिएगा, इसमें केवल गुलाम ही नहीं थे, इसमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां, शिल्पी, शिल्पी यानी जो कारीगर हुआ करते थे, शिल्पी, दास और विदेशी। याद रखिएगा, ये सभी लोग हैं जिनको क्या कहता था अरस्तु, ये नागरिकता की श्रेणी में नहीं आते, ये नागरिकता की श्रेणी में नहीं आते। कौन कौन? बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, शिल्पी यानी कारीगर, वास्तुकार ऐसे कह सकते हो आप, ये दास यानी आपका नौकर, ये विदेशी यानी ये, इन सभी को नागरिकता की श्रेणी से बाहर रखा है, ठीक ना। याद रखना आप ये सब बातें, और आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नागरिकता का आधार क्या नहीं माना इसने? अगर पूछा जाए अरस्तु ने नागरिकता का आधार किस चीज़ को नहीं माना, नागरिकता का आधार किसे नहीं माना? नागरिकता का आधार नहीं माना, नागरिकता का आधार नहीं माना तो आपको पता होना चाहिए। बताओ इसके नागरिकता का आधार क्या नहीं था? देखो, जन्म स्थान, आमतौर पर देखा जाए तो जन्म स्थान ही नागरिकता का आधार माना जाता है। जन्म स्थान यानी आप भारत में पैदा हुए, यूपी में पैदा हुए, कहाँ पर पैदा हुए यानी देश, या फिर कह लें आवास, आवास यानी निवास स्थल, आवास कह लें या निवास स्थल कह लें, इसको इसको यानी ये भी क्या है, नागरिकता का आधार नहीं माना जाएगा। और वैधानिक अधिकार, नागरिकता का कोई वैधानिक अधिकार नहीं होगा, ठीक ना। यानी नागरिकता किसको प्राप्त होगी, इसका कोई वैधानिक या लीगल कोई राइट्स नहीं है, ठीक ना। जैसे वर्तमान के समय में इसके नागरिकता का आधार क्या था? जिसके पास समय हो, जो बुद्धिमान हो। दरअसल इसने बच्चों को, कमज़ोर बच्चों को तो जान ही रहे आप, ये नासमझ बच्चे होंगे, बूढ़े कमज़ोर होते हैं, स्त्रियों को इसने क्या कहा, तर्कहीन होता है, इनमें तर्कहीन, इनकी तर्कशीलता नहीं पाई जाती है, ये बुद्धि से कमज़ोर होती हैं। और शिल्पी के पास समय कहाँ रहता है? और दास, दास तो इनका काम ही क्या है, ये मालिक की सेवा करना। ये दास प्राकृतिक दास यानी जन्म से दास हैं ये, ठीक ना। और कोई व्यक्ति आगे, अगर आगे बात करेंगे हम अरस्तू के बारे में, कभी आएगा क्वेश्चन, तो दरअसल दास को इसने आगे चल कर, अगर कोई दास अपने बुद्धि में विकास कर लेता है, अपनी बुद्धि का विकास कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में दासता से मुक्त भी हो सकता था, ठीक ना। और विदेशी की तो आपको पता ही नहीं माना, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इसका एक्सप्लेनेशन। तो अब बात करते हैं आगे, ठीक ना। अच्छा, आप लोग नोट्स करते हैं? नहीं, आप लोग नोट मेकिंग जरूर करिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स ही आपको क्या करेगा, आगे रिवीजन करने में काफ़ी मदद करने वाला है, ठीक ना। और ऑस्टिन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? ऑस्टिन के बारे में हम सभी जानते हैं, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ये किसकी पुस्तक है? ये ऑस्टिन की है। ऑस्टिन एकलवादी संप्रभुता, एकलवादी संप्रभुता का स्थापना करता है। हालांकि एकलवादी संप्रभुता का स्थापना बोधा भी कर देता है, बोधा ही कर देता है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो इसने किया था। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। हॉब्स के बारे में आपको पता है, लेवियाथन, अरस्तू का तो जान ही रहे हैं आप, इतनी बार चर्चा कर चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। याद रखना आपको क्या, कि लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस किसकी रचना है? तो ये ऑस्टिन की है, ठीक ना। हम बात करते हैं 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा है और इस राजनीतिक विचार के महान कृति माना जाता है? अरे ये तो आपको पता होगा, पॉलिटिक्स किसकी रचना है ये। अगर कोई भी सामान्य सा बालक होगा उसको भी पता होगा कि पॉलिटिक्स किसकी रचना है, तो ये है अरस्तू की,
ठीक ना। अच्छा याद रखो आप, पॉलिटिक्स में कुल कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। पॉलिटिक्स में कुल कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। अच्छा याद है ना आपको? अच्छा बताओ, रिपब्लिक में कुल कितने भाग हैं? हमने पिछली क्लास में देखा था, रिपब्लिक में कुल कितने भाग हैं? 10 भाग हैं। और पॉलिटिक्स में 8 भाग हैं। और देखो इसके 8 भागों में कुछ भागों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पूछ लेता है कि किस भाग में क्या दे रखा है। जिस तरीके से संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। माफ़ करिएगा, पहले वो मूल संविधान में 22 भाग थे, अब वर्तमान में 25 हैं। उसी तरीके से पॉलिटिक्स में कुल कितने भाग हैं? यानी अरस्तु की जो जो रचना है पॉलिटिक्स, बहरहाल देखा जाए तो इसकी रचना का नाम है पॉलिटिकस, लेकिन इसको पॉलिटिक्स कहा जाने लगा है। ठीक ना। तो 8 भाग हैं, 8 भागों में हम कुछ भागों को देख लेते हैं। ठीक ना। जैसे कहा जाए कि पहले भाग में इसने दास्ता संबंधी बात किया है। पहला भाग में क्या है? दास्ता संबंधी बात किया है। दास्ता, दास्ता संबंधी बात किया है। ठीक ना। और तीसरे भाग में देखो जो इम्पोर्टेंट है, जिससे प्रश्न बन चुके हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। तीसरे भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान बात करता है। ये नागरिकता यानी कौन नागरिक होगा, कौन नागरिक नहीं होगा, इसके संबंध में बात करता है। और पांचवा भाग है, पांचवा जो है यह क्रांति की बात करता है। क्रांति, क्रांति के कारण क्या है, क्रांति के उपाय क्या हैं, क्रांति के रोकने के उपाय क्या है, क्रांति होती क्यों है। ठीक ना। अच्छा बताओ, आपसे एक प्रश्न है, क्या अरस्तु क्रांति का समर्थक था? अरस्तु क्रांति का समर्थक था? अरस्तु क्रांति का समर्थक था? ये आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है, या फिर नहीं पता होगा तो पढ़ना हो। क्या अरस्तु क्रांति का समर्थक था? और बात करते हैं अगला, सातवां। सातवां जो है इम्पोर्टेंट है ये, बहरहाल जितना लिखा हूँ सब आपको याद रहना चाहिए। सातवां क्या है कि आदर्श राज्य की बात करता है। ये आदर्श राज्य की बात करता है, इसमें आदर्श राज्य का जिक्र किया हुआ है। ठीक ना। तो आपको क्या याद रखना है, पॉलिटिक्स में कुल कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। पॉलिटिक्स में कुल कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। पहला भाग क्या कहता है? दास्ता से संबंधित है, दास्ता। और तीसरा भाग क्या है? नागरिकता संबंधित है। पांचवा भाग क्या है? क्रांति। सातवां क्या है? आदर्श राज संबंधी बात करता है। ठीक ना। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अच्छा एक बात और बताओ कि पॉलिटिक्स को किसी ने सर्वश्रेष्ठ रचना भी कहा है क्या? याद रखिएगा, पॉलिटिक्स को सर्वश्रेष्ठ रचना किसने कहा है? तो किसने कहा है? बारकर ने। पॉलिटिक्स को सर्वश्रेष्ठ रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना किसने कहा है? बारकर ने। जिस तरीके से हॉब्स के लेवियाथन को सर्वश्रेष्ठ कृति कौन मानता है? माइकल ऑक्सफोर्ड मानता है। माइकल ऑक्सफोर्ड मानता है। उसी तरीके से पॉलिटिक्स को सर्वश्रेष्ठ रचना कौन मानता है? बारकर मानता है। याद रखिएगा। ठीक ना। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। पॉलिटिक्स को सर्वश्रेष्ठ रचना कौन मानता है? बारकर। उसी जिस तरीके से आपको पता होगा माइकल ऑक्सफोर्ड क्या करता है, ये हॉब्स की लेवियाथन को अंग्रेजी भाषा भाषियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति मानता है। सबसे कह देना उचित नहीं है, क्योंकि एक बार तो हमने सर्वश्रेष्ठ बोल ही दिया आगे। तो सर्वश्रेष्ठ कृति कौन मानता है? ऑक्सफोर्ड मानता है। ठीक ना। अच्छा कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं है ना? हमने एक बार और भी बताया था इसी में, जब हम ये बता रहे थे आपको कि लेवियाथन को सर्वश्रेष्ठ कृति मानता है किस कौन, तो आपने बताया ऑक्सफोर्ड। तो उसी समय हमने एक और चीज़ बताई थी साथ साथ में कि बताओ हॉब्स को सर्वश्रेष्ठ विचारक कौन मानता है अंग्रेजी भाषा भाषियों में? तो हमने बताया था क्या? सैबाइन। याद रखिएगा, चीज़ें आप रिवीजन ज़रूर करिएगा साथियों। इसको इरेज कर देते हैं, अब आगे देखते हैं। गैटल के बारे में क्या ही बताएं। गैटल आपको पता है? गैटल, गैटल के बारे में पता होना चाहिए आपको। गैटल क्या था? गैटल राज्य का समर्थन है, यानी ये राज्य में किस चीज़ का अध्ययन करना चाहिए? राज्य में, माफ़ करिएगा, क्या कहते हैं, राज्य का अध्ययन कहता है ये। राजनीति को राज्य का अध्ययन मानता है, राजनीति को राज्य का अध्ययन मानता है। ठीक ना। इस इसे इसमें 3 लोग आते हैं, गार्नल गैटल ब्लैंचली, गार्नल गैटल ब्लैंचली। उसी में जो गैटल है, शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि गैटल ही कहता है क्या, जिस तरीके से अर्थशास्त्र अर्थ का, संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीव का, और उसी तरीके से राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा ये इसी की है कथन। उम्मीद करते हैं आपको ये सब बातें याद हो, और नहीं याद हो तो आप याद रखिएगा। कौटिल्य आपको पता है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की रचना करता है। और ये सामाजिक समझौता,
सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन करता है। ठीक ना, ठीक ना। और इन्हें साप्तांग का सिद्धांत दिया, साप्तांग का सिद्धांत दिया, साप्तांग का सिद्धांत देता है ये। ठीक ना। आगे बात करते हैं 24th क्वेश्चन, सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था का आशय क्या है? अरे सामाजिक समझौता में प्राकृतिक अवस्था यानी जब राज्य बनने से पहले की अवस्था ही प्राकृतिक अवस्था थी। जब राज्य बना ही नहीं था तो उसके पहले की जो अवस्था थी क्या कहलाती थी? वो प्राकृतिक अवस्था थी। और उस समय जो अधिकार थे वो क्या थे? प्राकृतिक अधिकार थे। बात खत्म। कौन सा ऑप्शन में देख लूँ? राज्य के निर्माण पूर्व की अवस्था यही है, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रूसो के लिए सामान्य इच्छा, रूसो के लिए सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति को किस रूप में माना जाता है? ये बढ़िया सवाल है, इसके बारे में आपको बताना है। रूसो के लिए सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति को किस रूप में माना जाता है? सत्य के रूप में, कर्तव्य के रूप में, शक्ति के रूप में, या कानून के रूप में? ये अच्छा सवाल है। रूसो के लिए सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति को किस रूप में माना जाता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग सोचते रहें तब तक मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। इस चीज़ को ध्यान भी रखते रहिएगा आप लोग कि देखो, रूसो कहता है मनुष्य में दो इच्छाएं होती हैं। रूसो क्या कहना है, ये मनुष्य में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक तो होता है क्या, एक होता है यथार्थ इच्छा, यथार्थ इच्छा, यथार्थ इच्छा, और दूसरा होता है तात्विक या आदर्श इच्छा, तात्विक या आदर्श इच्छा। इसे ही कह सकते हैं तात्विक इच्छा। ठीक ना, माफ़ करिएगा, तात्विक इच्छा या आदर्श इच्छा, इसे क्या कह सकते हैं? और तात्कालिक इच्छा, तात्कालिक इच्छा। अच्छा, तात्कालिक इच्छा जो होती है ये क्या होती है? ये स्वार्थ प्रधान होती है, इसमें स्वार्थ का भाव होता है। ठीक ना, ये केवल अपना देखता है, ये अपने बारे में स्वयं का हित, व्यक्तिगत हित की बात करता है। ये तुच्छ होता है, व्यक्तिगत हित की बात करता है इसमें। ठीक ना, इसमें अविवेकपूर्ण होता है, यह संकुचित होता है। देखिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। यह क्षणिक तर्क शून्य होता है, यह और क्रांतिकारी इच्छा होती है, यह आत्मा की उपज होती है। यानी मनुष्य को जिस तरीके से मार्गेंथाउ का विचार था मानव के लेके, मानव के स्वभाव को लेके, उसी तरीके की इच्छा को यथार्थ इच्छा कहा जाता है। समझ रहे हैं? अब ये तात्कालिक होती है, यह क्षणिक होती है, यह स्वार्थ प्रधान होती है, केवल व्यक्तिगत होती है। समझ रहे हैं आप? यह अस्थाई होती है। ये और बात करते हैं ये आदर्श इच्छा की, और कुछ पॉइंट, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं आगे। कुछ यहाँ पे याद आ रहा था, अचानक से मैं भूल गया। बहरहाल कोई बात नहीं। आदर्श इच्छा की बात करते हैं। आदर्श इच्छा क्या होती है? यह सामाजिक हित की इच्छा होती है। आदर्श इच्छा की हित से पहले हमें यह समझना हो चाहिए कि देखो, व्यक्ति की अलग अलग, इसको समझ लेते हैं हम लोग ध्यान से पहले यथार्थ इच्छा के बारे में। यथार्थ इच्छा, अलग अलग व्यक्तियों की यथार्थ इच्छाओं से भारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अलग अलग व्यक्ति की यथार्थ इच्छाओं में भारी भारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। भारी भारी मतलब डाइवर्सिटी होती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनकी इच्छाओं में। ठीक ना, लेकिन उनकी आदर्श इच्छाओं में एक रूपता पाई जाती है। एक रूपता पाई जाती है किसमें? आदर्श इच्छाओं में। यही एक रूपता सामान्य इच्छा के रूप में व्यक्त होती है। ठीक ना। अब अच्छा, ये आदर्श, माफ़ करिएगा, यानी एक रूपता पाई जाती है, ये किस तरीके की इच्छाओं में एक रूपता पाई जाती है? अभी तो आपने कहा सर हर इंसान क्या है, अलग अलग है, उसकी अलग अलग स्वार्थ होंगे, उसका अलग अलग हित होगा। तो किस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक रूपता पाई जाएगी? देखो, हर एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, यानी ये सब ऐसी इच्छाएं हैं जो ये सभी चाहते हैं, ये सबकी कॉमन इच्छाएं होती हैं। ठीक ना। जिस तरीके से सामाजिक हित, सामाजिक हित, व्यक्ति का सामाजिक हित की भावना, ठीक ना, और ये सब व्यापकता क्या होती है इच्छाओं में, दूरदर्शिता जो होती है, दूरदर्शिता, ठीक ना, ये क्या होती है? ये आदर्श इच्छा के तहत आती है। अच्छा, इसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखिएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको एक्चुअल विल कहते हैं, इसको एक्चुअल विल, इसको एक्चुअल विल कहते हैं। ठीक ना, और इसको क्या कहते हैं? इसको रियल विल कहते हैं, रियल विल। ठीक ना, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रही होगी आपको। यानी हमने क्या देखा, मनुष्य में दो तरीके की इच्छाएं होती हैं, एक तो यथार्थ इच्छा होती है, एक आदर्श इच्छा होती है। यथार्थ इच्छा क्या होती है? तात्कालिक होती है, क्षणिक होती है, क्षणभंगुर होती है, जिसमें क्या होता है अपना व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, ये स्वार्थ प्रधान होती है।
ठीक ना। ये तुच्छ होती हैं, ये संकुचित होती हैं, अविवेकपूर्ण होती हैं, अस्थायी होती हैं, ठीक ना। ये कौन सी इच्छा होगी? यथार्थ इच्छा होगी। और वहीं पर आदर्श इच्छा क्या होती है? यह अलग अलग व्यक्तियों की यथार्थ इच्छाओं में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, उन्हीं की आदर्श इच्छाओं के रूप में एकता पाई जाती है। जिस तरीके से एकता के रूप में जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, ये ऐसी इच्छाएं हैं जो हर एक व्यक्ति, चाहे ये इधर ये यानी यथार्थ इच्छा वाला जो व्यक्ति होगा, इसकी भी ये इच्छाएं सामान्य इच्छा के तहत आएंगी। अच्छा, आगे हम बात करेंगे और समझिएगा। जो समुदाय के कल्याण की इच्छा का योग ही समान इच्छा है। अच्छा, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। यानी ये जो यहाँ पर समुदाय है, यानी इन लोगों की जो इच्छाओं का योग होगा, यानी इन सभी आदर्श इच्छाओं, यानी आदर्श इच्छाएं मतलब इन सभी आदर्श इच्छाएं मतलब रियल विल, इन सभी रियल विल का जो योग होगा, इन सभी रियल विल का जो योग, इन सभी समुदाय के रियल विल का जो योग होगा, यही क्या कहलाएगा? यही क्या कहलाएगा? सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा मतलब जनरल विल। देखो, रूसो की सामान्य इच्छा को समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि वो खुद कहता है कि मेरे जनरल विल को जो समझ लेगा वो हमसे भी बड़ा ज्ञानी है। इसलिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। हमने क्या कहा कि आदर्श इच्छा यानी जो रियल विल का, जो समुदाय का रियल विल होगा, समुदाय का जो रियल विल होगा, इन सभी का योग ही क्या कहलाएगा? सामान्य इच्छा कहलाएगा, ठीक ना। सामान्य इच्छा को क्या कहेंगे? इस सामान्य इच्छा को हम लोग जनरल विल कहेंगे, ठीक ना। सामान्य इच्छा का अभिप्राय सभी की इच्छा नहीं है। मेरी बात को ध्यान समझिएगा आप। एक मैं बहुत गहरी लाइन बोलना जा रहा हूँ कि सामान्य इच्छा का अभिप्राय सभी की इच्छा नहीं, बल्कि सभी के कल्याण की इच्छा है। सामान्य इच्छा का अभिप्राय सभी की इच्छा नहीं, बल्कि सभी के कल्याण की इच्छा की बात करता है। हो सकता है सामान्य की इच्छा एक व्यक्ति की भी इच्छा हो, लेकिन वह कैसी होनी चाहिए? वह कल्याण की इच्छा होनी चाहिए, ठीक ना। सामाजिक हित की भावना से प्रेरित इच्छा होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं आप बात? और सामान्य इच्छा गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं। सामान्य इच्छा जो है, यानी ये वाली जो इच्छा है, यह गुणात्मक है, ना कि मात्रात्मक है। हो सकता है सामान्य इच्छा केवल एक व्यक्ति की इच्छा हो, ठीक ना, लेकिन वो कैसी इच्छा होनी चाहिए? सभी के कल्याण से रिलेटेड इच्छा होनी चाहिए, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो ऐसी स्थिति में ये बताओ, अगर ये इच्छा गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है, यह सभी के कल्याण की इच्छा के लिए तो है। हो सकता है कि यह एक व्यक्ति की इच्छा हो, यह हो सकता है केवल एक व्यक्ति की इच्छा हो, लेकिन यह क्या है? सभी के कल्याण की इच्छा होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं बात अब? तो इसीलिए व्यक्ति को सामान्य इच्छा का पालन करने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। इसलिए रूसो क्या कहता है कि व्यक्ति को सामान्य इच्छा के लिए, व्यक्ति को सामान्य इच्छा की बात को मानने के लिए, सामान्य इच्छा का पालन करने के लिए व्यक्ति को बाध्य भी किया जा सकता है। अर्थात मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए भी बाध्य किया जा सकता है। समझ रहे नहीं आप? तो ये जब मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य करने की बात कर रहा है, तो यह क्या होगा? तो यह एक कानून के रूप में देखता है। समझ गए आप? तो इसका मतलब इसको वह कानून के रूप में देखता है, इसको वह कानून के रूप में देखता है। अच्छा, नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार और वीडियो देख लीजिएगा इस पोर्शन को, तो आपको समझ में आ जाएगा। रूसो के लिए सामान्य इच्छा के व्यक्ति किस रूप में होती है? हमने क्या कहा? कानून के रूप में, क्योंकि सभी व्यक्तियों की इच्छाओं का योग ही तो था वो। और सभी व्यक्तियों की इच्छाएं कैसी थी? वो सभी व्यक्तियों की इच्छाएं कैसी थी? वो कल्याणकारी इच्छाएं थी, जो लोग कल्याण के लिए इच्छा हो। जरूरी नहीं कि वो एक व्यक्ति की इच्छा, सॉरी, सभी की इच्छा हो। वो एक व्यक्ति की भी इच्छा हो सकती, बशर्ते वो क्या होनी चाहिए? वह समाज कल्याण से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक ना। सामाजिक हित से संबंधित होनी चाहिए, लोक कल्याण की इच्छा होनी चाहिए, ठीक ना। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रही। और सभी को वो इच्छा मानने के लिए बाध्य भी किया जाएगा, है कि नहीं? ये बात रूसो कह रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, न कि इच्छाओं का, जो कि संप्रभु होती है। हाँ, ये बढ़िया चीज़ है। वही चीज़ तो कहना चाह रहा है ये, कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, ना कि इच्छा का। ये बताओ, जब उससे पूछा गया, ये बताओ कि अब अपनी इच्छाओं को जब देंगे, यानी आप इच्छा, जैसे हॉब्स ने अपनी इच्छा को, सब ने अपनी अपनी सहमति को दे दिया लेवियाथन को, ठीक ना। अपनी सहमति से लेवियाथन को अपनी इच्छाएं दे दी, सारी इच्छाएं। ऐसे ही लॉक में सभी सामाजिक अधिकार, सॉरी, सामाजिक समझौते के तहत अपनी इच्छाओं को दे देते हैं। लेकिन जब पूछा गया, ये बताओ आप कैसे देने वाले हैं? आपका ये मानव है, आपका ये जो
मानव है सामाजिक मानव, ये अपनी इच्छाओं को कैसे देगा? तो इसने कहा कि इच्छाएं, शक्ति का स्थानांतरण तो हो सकता है लेकिन इच्छा का नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं। और उसके साथ साथ क्या होती है, आदर्श इच्छाएं भी होती हैं, यानी रियल विल होता है। जब ये रियल विल किसी को दिया तो नहीं जा सकता, तो इसीलिए ये कहता है सभी के पास, इसीलिए तो कहता है इसे लोक संप्रभुता का जनक, क्योंकि इसमें यानी इसके समझौते में सभी व्यक्तियों की सभी व्यक्तियों का जो सभी व्यक्तियों की जो इच्छाएं हैं ये सबके पास ही होती हैं, ये सबके पास ही होती हैं। इस वजह से इसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। देखो ये यहाँ पर क्वेश्चन आंसर चल रहा है ना, इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है इसको आपको इस क्लास में। दरअसल ये हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, हो सकता है मैं फिर भी बहुत ज़्यादा समय ले, लेकिन आपको पता होगा इसका आंसर क्या है, हॉब्स। आगे बात करते हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, इसका हॉब्स, इसका आंसर क्या होगा, रूसो होगा, ठीक ना। ऑस्टिन के बारे में हमने जस्ट देखा ही अभी कि क्या होगा, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस की पुस्तक है। आगे बात करते हैं हम लोग। माफ़ करिएगा साथी, हो सकता है मेरा समय समय ज़्यादा ले लिया गया होगा आप लोगों का, कोई बात नहीं। उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं वह स्वतंत्रता है। ये भी वही है, किससे संबंधित है, रूसो से संबंधित है। कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं, और यही क्या है, स्वतंत्रता है। ये बात किसकी है, रूसो की है। स्पेंसर, आपको पता है स्पेंसर क्या है, राज्य को जॉइंट स्टॉक कंपनी मानता है, राज्य को जॉइंट स्टॉक कंपनी मानता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक ना। ये किसने कहा, राज्य। और आपको पता होगा स्पेंसर प्रथम क्या है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक है, प्रथम वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, ठीक ना। लॉक को आपको पता है सीमित संप्रभुता का जनक, सीमित संप्रभुता का समर्थक, जनक, जो भी कह लो, सीमित संप्रभुता। ग्रीन के बारे में आपको पता ही है कि राज्य का काम क्या है, बाधाओं को बाधित करना। मनुष्य के विकास में यानी मानव के विकास में आने वाली बाधाओं को बाधित करना ही क्या है, राज्य का काम है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं साथियों, मुझे पता है कि समय ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करूँगा कि अब जल्दी जल्दी आपका ये सेशन कंप्लीट कर दें। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, बताओ कौन है ये, हॉब्स। हॉब्स लेवियाथन को देता है ये, कन्फर्म है ना ये बात। देखो मनुष्य अपनी लगभग सारी इच्छाएं क्या करता है, अपने लेवियाथन को सौंप देता है, सिवाय एक के। वो कौन सी थी, वो आत्मरक्षा का अधिकार। इसको छोड़कर लगभग जितने सारे अधिकार थे सब इसका जो मानव था, प्राकृतिक अवस्था का मानव था, वो सभी इच्छाएं अपने किसके दे दिया, लेवियाथन को दे दिया, ठीक ना, सिवाय किसको छोड़ के, आत्मरक्षा के अधिकार को। 29वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक है। देखो याद रखो, हमने जस्ट इसके बारे में भी देखा, इसके बारे में ऊपर कहीं पढ़ा कि वो कौन सा था, शिक्षित लोगों की बात करता था, यानी भारित मतदान की बात करता है। ये कौन, रूसो, माफ़ करिएगा वो जेएस मिल, ये भारित मतदान की बात करता है, भारित मतदान या फिर बहुल मतदान की बात करता है, भारित मतदान, बहुल मतदान की बात करता है। अच्छा, ये खुले मताधिकार का समर्थक है, खुला मतदान होना चाहिए। और ये अनपढ़ों को तो वोट देने को घोर विरोधी था कि किसी अनपढ़ को वोट देना ही नहीं चाहिए, वोट यानी मत। अनपढ़ों के ये खिलाफ था कि अनपढ़ों को वोट देना ही नहीं चाहिए, ठीक ना, कि वोट देना केवल किसका काम है, शिक्षितों का, बुद्धिमानों का, शिक्षितों का, बुद्धिमानों का, ठीक ना। अच्छा, ये भारित मतदान, दरअसल ये जानते हो इतना बड़ा समर्थक था शिक्षितों का यानी शिक्षित लोगों का मताधिकार का, कि इसने कहा कि एक शिक्षित व्यक्ति का मत मूल्य जो होना चाहिए 5 अशिक्षितों के बराबर होना चाहिए। 1 शिक्षित व्यक्ति बराबर 5 अशिक्षित व्यक्ति की बात करता है। यानी एक शिक्षित व्यक्ति का मत मूल्य जो होगा 5 अशिक्षित व्यक्तियों के मत मूल्य के बराबर की बात करता है ये, ठीक ना। मिल यहाँ तक ये मताधिकार का समर्थन करता था कि इसका शिक्षित होगा। आगे बात करते हैं हम। अच्छा, जब मताधिकार की बात हो ही रही है तो आप बता सकते हैं क्या मताधिकार संबंधित कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे हैं। जैसे आपसे पूछा जाए मताधिकार को व्यापक लूट की संज्ञा किसने दी, मताधिकार को व्यापक लूट की संज्ञा किसने दी, मैं लिख दूं क्या, ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एक तरफ।
मताधिकार को व्यापक लूट की संज्ञा किसने दी? व्यापक लूट की संज्ञा किसने दी? तो आपको याद रखना है किसने दिया है, तो मैकाले। मताधिकार को व्यापक लूट की संज्ञा देता है कौन? मैकाले। अच्छा, वहीं पर ब्लंसली याद है? ब्लंसली, ब्लंसली जिसने क्या कहा था, राज्य को सॉरी हूबहू रूप, मानव का हूबहू रूप कहा था, वही ब्लंसली क्या कहता है, मतलब ये मताधिकार के संबंध में एक इसकी फेमस कोटेशन है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने से राज्य आत्महत्या कर लेगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने से, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने से, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने से राज्य आत्महत्या कर लेगा। राज्य आत्महत्या कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कहता है कौन? ब्लंसली, कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने से राज्य आत्महत्या कर लेगा। यह किसका कथन है? तो यह ब्लंसली का कथन है। अच्छा, मताधिकार को, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को किसने व्यापक लूट की संज्ञा दी? तो मैकाले ने। वहीं पर आपको पता है जेएस मिल ने अभी बताया कि जेएस मिल अनपढ़ व्यक्ति को मतदान भाग लेने से मना कर देता है। वह कहता है कि मत देने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जिनमें बौद्धिक योग्यता की एक सुनिश्चित मात्रा विद्यमान हो। कौन कहता है ये? जेएस मिल कहता है ये बात, ठीक ना। आगे गिलक्राइस्ट का भी एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है इसी के संबंध में, यानी मताधिकार से संबंध में एक गिलक्राइस्ट का भी बड़ा फेमस कथन है, याद रखिएगा, आप लोग सुन लीजिए। गिलक्राइस्ट का, गिलक्राइस्ट क्या कहता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है, वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। यह कथन किसका है? तो आपको याद होना चाहिए, यह कथन किसका है? गिलक्राइस्ट का है। देखो साथियों, हो सकता है आपको लगे सर आप कहाँ से कहाँ चले जा रहे हो, लेकिन यही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि प्रश्न एक से हम लोग एक से कई प्रश्न देख ले रहे हैं। अच्छा, पूछा जाए कि व्यापक लूट किसने कहा मताधिकार को, वयस्क मताधिकार को? मैकाले ने। ब्लंसली ने वहीं पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने से राज्य आत्महत्या कर लेगा, ये कहता है बात। वहीं पर गिलक्राइस्ट क्या कहता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक है ही नहीं, ठीक ना। चलो, अच्छा आपसे यही लगे हाथ ये पूछ लें कि बताओ कौन सा ऐसा विचारक है जो महिला मताधिकार का समर्थन करता है? महिला मताधिकार का समर्थन करने वाला, महिला मताधिकार का समर्थन करने वाला, महिला मताधिकार का समर्थन करता है कौन? जेएस मिल, माफ़ करिएगा, वही जेएस मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल। इसके साथ साथ याद रखिएगा एक नाम याद हो रहा है, क्या नाम था उसका? सिजविक, सिजविक, सिजविक भी क्या है? ये महिला मताधिकार का समर्थक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और बात बताओ तो कि महिला मताधिकार लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? महिला मताधिकार लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? याद है किसी को? नहीं तो कोई बात नहीं, याद रखिएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो था ये महिलाओं को मताधिकार, मत का अधिकार देने का पहला ऐसा देश था। ये कब इसने दिया है महिलाओं को मताधिकार? 1893 में। अच्छा, आपको पता है, सोचो इतना अमेरिका अपने आप को लोकतांत्रिक देश मानता है, लेकिन उसने अपने यहाँ महिलाओं को मताधिकार यानी मत देने का अधिकार कब देता है? 1920 में देता है, जबकि अपने आप को लोकतंत्र का रखवाला मानता है। अपने आप को कहता है कि मेरे से बढ़िया लोकतंत्र कोई है ही नहीं किसी देश में। और उसने अपने यहाँ महिलाओं को कब अधिकार दिया? 1920 में। वहीं पर ब्रिटेन, ब्रिटेन 1928 में देता है, ब्रिटेन 1928 में देता है। आपको पता है कि अच्छा भारत कब दिया है? कोई बता सकता है क्या? आपके लिए एक प्रश्न है, भारत में महिला मताधिकार, भारत ने महिला मताधिकार की बात कब की, यानी भारत में महिला मताधिकार कब दिया गया, ठीक ना। ये आपके लिए प्रश्न है, आप बताइएगा। नहीं पता होगा तो आप ढूंढ कर लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं किसी वीडियो में बता दूंगा ज़रूर से। उम्मीद करते हैं आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, हम बात करते हैं आगे। 30वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसे क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में माना जाता है? क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में किसे माना जाता है भाई? कार्ल मार्क्स को, ठीक ना, क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में। और बात करते हैं हॉब्स के बारे में, आपको पता है, रूसो के बारे में आपको पता है, ये सब क्या समझौतावादी हैं। लोहिया, लोहिया को आपको पता है ये समाजवादी थे।
लोहिया कौन थे? ये समाजवादी थे। ये लोहिया के बारे में आपको कुछ चीज़ें अगर पता ना हो तो मैं कहो तो बता दूं, लेकिन अच्छा ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे मुझे याद आ रहा है कि सप्त क्रांति, सप्त क्रांति, अच्छा संपूर्ण क्रांति और सप्त क्रांति में कन्फ्यूज मत होइएगा। सप्त क्रांति किससे संबंधित है? राम मनोहर लोहिया से। राम मनोहर लोहिया से सप्त क्रांति संबंधित है, ठीक ना। इनकी एक पुस्तक है बड़ी फेमस है, वो व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, जो कि बीपीएससी में पूछा गया था। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पहिया, यानी इतिहास का चक्र, मतलब इतिहास का पहिया, इतिहास का चक्र, जो भी कह लो आप। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक ना, ये बिहार में पूछा गया सवाल है। अच्छा चौखंभा, चौखंभा सिद्धांत, चौखंभा सिद्धांत, चौखंभा सिद्धांत किसने दिया है? तो राम मनोहर लोहिया ने, ठीक ना। ये पूंजीवाद और साम्यवाद के घोर विरोधी थे। पूंजीवाद और साम्यवाद के घोर विरोधी थे, साम्यवाद के घोर विरोधी थे, यानी ये इसके घोर विरोधी थे, ठीक ना। एक इनकी और पुस्तक है, वो याद रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट है वो। उस पुस्तक का नाम क्या है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। गिल्टीज मैन, गिल्टी मैन, माफ़ करिएगा वाई है, गिल्टी मैन ऑफ, ओह शिट गलत हो गया स्पेलिंग, गिल्टी मैन ऑफ, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन, इंडियाज़ पार्टीशन यानी भारत के विभाजन के अपराधी, यानी किसकी वजह से भारत का विभाजन हुआ? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन यानी भारत के विभाजन के अपराधी किसको मानते हैं इनकी नज़र में? राम मनोहर लोहिया के संबंध में, ठीक ना। तो ये बात आप याद रखिएगा, लोहिया, राम मनोहर लोहिया के संबंध में, ठीक ना। ओके, इरेज करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, जरूर लिख लीजिएगा ये सब चीज़ें, क्योंकि हो सकता है आगे ये प्रश्न बन जाए इनसे ही। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है अब? ये हो गया था लोहिया, ठीक है। 31वां क्वेश्चन क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? देखो ये तो दार्शनिक अराजकतावादी हैं, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं इनका। राजा राम मोहन राय ऐसा आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद के बारे में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा होगा कि मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित थे। ये कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ये प्रभावित थे किससे? मार्क्सवादी क्रांति से प्रभावित थे, ठीक ना। जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक कहा जाता है। लोकनायक, लोकनायक, लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। और यही क्या है? संपूर्ण क्रांति के जनक, आपको याद रहना चाहिए। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? संपूर्ण क्रांति के जनक, संपूर्ण क्रांति किससे संबंधित है? ये जयप्रकाश नारायण से संबंधित है, ठीक ना। आगे बात करते हैं हम लोग, 32वां क्वेश्चन, किसने सामाजिक समझौते की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के साथ संबंध जोड़ा है? तो बताओ, सामाजिक समझौते की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के साथ किसने जोड़ा है? हॉब्स का लेवियाथन। लेवियाथन वो क्या था? निरंकुश था, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों ने, प्राकृतिक अवस्था के मानवों ने अपने सभी अधिकार किसको सौंप दिए थे? हॉब्स के लेवियाथन को सौंप दिए थे, ठीक ना। और वो क्या हो गया था? अब जब किसी को पूरा अधिकार ही सौंप दोगे सिवाय किसके? आत्मरक्षा के, तो लगभग, यानी लगभग वो क्या था? निरंकुश था। उस पर किसी चीज़ का अंकुश नहीं था, क्योंकि वो उस पर किसी का अंकुश नहीं था, ना ही किसी कानून का, ना ही किसी समाज का। तो ऐसी स्थिति में हॉब्स का वो लेवियाथन क्या था? वो निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक ना। याद रखिएगा ये बात, हमको ये केवल एमसीक्यूज करा रहा हूँ भाई, याद रखिएगा ये। बोधा को क्या कहता है? ये संप्रभुता का जनक माना जाता है, आंतरिक संप्रभुता के जनक बोधा को। और अगला क्वेश्चन 33वां, कौन विश्वास करता था कि राज्य सदैव एक दमनकारी संस्था होती है, यह कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती है? राज्य केवल दमनकारी संस्था होती है, यह राज्य एक शोषण का यंत्र है, पूंजीपतियों की कार्यकारी समिति है। यह कौन कहेगा? यह मार्क्स कहेगा, कार्ल मार्क्स कहता है ये, ठीक ना। याद रखिएगा। बेंथम उपयोगितावादी है, ठीक ना। लॉक उदारवादी है, ठीक ना। रूसो को तो हमने अभी जस्ट देखा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसकी पुस्तक है, 1762 में आई थी, ठीक ना। याद रखिएगा ये बात। और यहीं पे 34वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? आर्थिक निर्धारण संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आर्थिक निर्धारण, ये बात कौन कहता है? ये कार्ल मार्क्स। ये बात कौन कहता है? कार्ल मार्क्स। यानी आर्थिक निर्धारण की बात करता है। आर्थिक निर्धारण सिद्धांत किसने दिया है? तो कार्ल मार्क्स ने दिया है,
ठीक ना। इसमें समय ज़्यादा चला जाएगा इसको समझने लगूंगा तो, लेकिन याद रखिएगा ये बात कि इसने क्या कहा, आधार को, आधार यानी आधार बदलेगा तो अधिरचना भी बदल जाएगी। मार्क्स कहता है यदि आधार यानी जो आर्थिक निर्धारण, यानी अगर आर्थिक प्रणाली बदलती है तो उत्पादन, यानी उत्पादन के साधन बदलते हैं तो क्या होता है, उसकी अधिरचना भी बदल जाती है। उत्पादन के साधन बदलने से उसकी अधिरचना भी बदल जाती है। बहरहाल इसको समझाने में ज़्यादा समय चला जाएगा, लेकिन याद रखिएगा आर्थिक निर्धारण संबंधी ये प्रावधान किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने। स्टालिन आपको पता है एक देश में समाजवाद जैसी बात करता है। ये प्रूधो, हमने जस्ट दिखा कि फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी 1846 में ये बुक आई थी प्रूधो की, यही प्रूधो हैं, ठीक ना। लेनिन के बारे में अभी हम जस्ट देखेंगे। हाईएस्ट इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, इनकी बुक है ये, ठीक ना। याद रखिएगा क्या कहा हमने कि इम्पीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। ये शब्दावली किससे संबंधित है, लेनिन से, और इसकी पुस्तक भी है ये, ठीक ना। स्टेट एंड रिवोल्यूशन, ये भी किसकी पुस्तक है, 1917 में आई थी, लेनिन की पुस्तक है। और 35वां क्वेश्चन क्या है, किसने राज्य के आधार और अधिरचना, अभी जस्ट ऊपर हमने बात किया कि आधार बदलेगा तो, आधार मतलब उत्पादन के प्रणाली बदलेंगे तो उसके अधिरचना भी बदल जाएगी। बात करेंगे कौन, ये बात करेगा मार्क्स, ठीक ना। स्टालिन एक देश में समाज, माओ से तुंग आपको पता है कि इसने क्या किया कि चाइना में क्रांति, ठीक ना, 1949 में, ठीक ना। आगे बात करेंगे कभी इसके बारे में, हमने इसके पहले वाली क्लास में शायद इसके बारे में डिटेल में बात किया हुआ है, ठीक ना। निरंतर क्रांति किसने है, इसी से संबंधित है। हजारों फूलों को खिलने दो, महिलाओं ने आधा आसमान उठा रखा है, अब तो पूरा ही उठा लिया है। बहरहाल ये किससे संबंधित है, माओ से तुंग ने। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स द्वारा कैपिटल, देखो ये प्रश्न अच्छे बने हैं कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है कार्ल मार्क्स द्वारा दास कैपिटल में, लेनिन द्वारा स्टेट एंड रिवोल्यूशन में, मार्क्स तथा लेनिन द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि लेनिन इसके साथ नहीं था। कौन सा लेखक था याद है, जस्ट हमने ऊपर बताया है, लेनिन मार्क्स के साथ एंजल्स था, ये तो बिल्कुल गलत है। देखो इसका सही आंसर तो मुझे बिल्कुल भी किसी में नहीं लग रहा है, इसका सही आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन आयोग मानता है ये, पता नहीं क्यों आयोग ये माना है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि कहीं मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व शब्द जैसे शब्द का प्रयोग पहले नहीं किया था, लेकिन लगभग 1870 के बाद इसने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के जगह पे इसने, ये जानते हो, ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व के जगह पे कार्ल मार्क्स सर्वहारा वर्ग का शासन कहता था, सर्वहारा वर्ग का शासन कहता था। लेकिन अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में, अपनी पुस्तक, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, क्रिटिक हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ, देवनागरी में ही, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। माफ करिएगा, प्रतिपादन मतलब सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व जैसे शब्दावली का प्रयोग इसमें किया है इसने। और इसके पहले क्या करता था, वो सर्वहारा वर्ग का शासन यूज करता था, यानी सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के स्थान पर सर्वहारा वर्ग का शासन यूज करता था, ये बाद में यूज करने लगा। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम से ये सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगा, ठीक ना। तो ये इसका आंसर कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन आयोग मानता है ये। दास कैपिटल तो हो ही नहीं सकता है, दास कैपिटल में हमने तो ये देखा ही नहीं, दास कैपिटल तो साम्यवादियों के बाइबल है, इसके बारे में जो भी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण कथन याद आ रहा है कि आपको पता होगा कि दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है, अब है बारी इसको बदलने की। दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है, अब बात है इसको बदलने की। यह किसमें कार्ल मार्क्स ने कहा है, तो यह थीसिस ऑन फायरबॉक में कहा है, थीसिस ऑन फायरबॉक, सॉरी थीसिस लिख लीजिएगा आप लोग, थीसिस ऑन फायरबॉक, इस पुस्तक में ही कहा दार्शनिकों ने अब तक इतिहास व्याख्या की है, अब है बारी इसको बदलने की, अब है इसको बदलने की, ठीक ना। इस पुस्तक में ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। अब बात करते हैं अगला 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है।
37वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 37th क्वेश्चन, ये हमारा रहा अंतिम क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को अस्वीकार किया है? प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को अस्वीकार कर दिए कौन? बेंथम। बेंथम लॉक का घोर विरोधी था, ठीक ना, तो याद रखिएगा। बेंथम उपयोगितावादी, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात करता है। आगे बात, बेंथम जानते हो, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूँ बेंथम के बारे में। बेंथम स्वतंत्रता से ज़्यादा सुरक्षा का महत्व ये कहता था। व्यक्ति स्वतंत्रता नहीं सुरक्षा चाहता है। व्यक्ति स्वतंत्रता नहीं सुरक्षा चाहता है, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण लाइन याद रखिएगा। किसके संबंध में है? ये बेंथम से रिलेटेड है, ठीक ना। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। और साथियों बताइएगा आपको ये क्लास कैसा लग रहा है और मुझे क्या सुधार करना चाहिए। आपके पास कोई सुझाव हो, कोई सलाह देना चाहें तो आप ज़रूर दें, ठीक ना। और किसी चीज़ की कमी हो, किसी चीज़ की कमी मतलब हमारे इस क्लास में किसी चीज़ की आपको कमी लगती हो कि नहीं सर यहाँ पे ऐसा करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था, तो आप ज़रूर अपना सुझाव दे सकते हैं। और कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 88 52 73 90, ये हमारा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं यदि आप कोई सुझाव देना चाहें तो। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। और कैसा लगा ये भी आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।